साथ हमारे संवाददाता पंकज वानखड़े हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पंकज, क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? 8वीं लिस्ट आई है, किन बड़े चेहरों को बीजेपी ने इसमें जगह दी और पंजाब में खास करके बीजेपी ने सभी बड़े चेहरों को उतार दिया है? बिल्कुल बेशक। देखिए दिनकर, करीबन जो 8वीं लिस्ट आई है उसमें 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है और सबसे महत्वपूर्ण है जो बॉलीवुड के सुपरस्टार रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हैं, गुरदासपुर से सनी देओल का टिकट काट दिया है पार्टी ने इस बार। और पिछले 5 साल से ज्यादा एक्टिव नजर भी नहीं आ रहे थे पार्टी के लिए, या 2-4 जगहों पे चुनाव प्रचार करते ही नजर आए हैं, उसके अलावा ज्यादा पार्टी में नजर भी नहीं आए थे, जिस वजह से उनका टिकट काट दिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण वजह रही है परफॉर्मेंस, उनके जगह पे दिनेश सिंह बब्बू को टिकट दिया गया है। उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है हंसराज हंस, जो दिल्ली से चुनाव लड़ते थे। दिल्ली में जब टिकट काटा गया तो माना गया कि अब उनको टिकट नहीं दिया जाएगा, लेकिन अब कहीं ना कहीं पंजाब से उन्हें मौका दिया गया है और पंजाब से फरीदकोट जो एससी सीट है, रिजर्व सीट है, वहां से उनको उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा हाल ही में जो बड़े चेहरे के तौर पर देखा, परनीत कौर जो पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब की कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं, उनकी वाइफ परनीत कौर हैं, उनको मौका दिया गया, वो चुनाव लड़ेंगी पटियाला से। उसके अलावा रवनीत सिंह बिट्टू कांग्रेस के बड़े चेहरे थे, बड़े नेता थे, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया और उनको पार्टी ने मौका दिया है, अब वो लुधियाना से चुनाव लड़ेंगे। उसके अलावा अमृतसर से तरनजीत सिंह संधू को मौका दिया गया, जालंधर से सुशील कुमार रिंकू को, और महत्वपूर्ण एक और जो है उड़ीसा से। देखिए आप, उड़ीसा में 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है, जिसमें जजपुर, कंधमाल और कटक। और कटक में जो हाल ही में बीजेडी पे सांसद थे भृतहरि महतबा, उनको मौका दिया गया है, उनको कटक से उतारा गया है। उसके अलावा कंधमाल से सुकांत कुमार परिगरी को उतारा गया है, रविंद्र नारायण बेहरा को जाजपुर से मौका दिया गया। और उसके अलावा पश्चिम बंगाल में 2 महत्वपूर्ण उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। झारग्राम से जो पंकज, इस लिस्ट को देखने के बाद ये कह सकते हैं कि जो दूसरे दल से नेता आए हैं, बीजेपी ने उनको तवज्जो दिया है और खास करके अगर अमृतसर सीट की बात कर ली जाए तो तरनजीत सिंह संधू को टिकट दिया है, जो कि भारत की तरफ से अमेरिका में राजदूत थे। यानी आईपीएस और आईएएस जो भी लोग हैं उनको टिकट दिया जा रहा है। बीजेपी में जो पहले ब्यूरोक्रेट्स रह चुके हैं, साथ ही अगर वेस्ट बंगाल की बात कर ली जाए तो बीरभूम से देवाशीष धार, जिनके बगल में भी खास करके आईपीएस लिखा हुआ है, यानी ब्यूरोक्रेट्स को चुनाव लड़ाने की कोशिश लगातार बीजेपी की तरफ से की जा रही है। बिल्कुल बेशक। देखिए हाल ही में अगर बात की जाए तरनजीत सिंह संधू को, तो हाल ही में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था, बड़े चेहरे थे, उसके बाद ही तमाम और पंजाब के नेता ज्वाइन करते नजर आए। देखिए और इस बार सबसे महत्वपूर्ण ये भी है दिनकर कि पंजाब से भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है। ये पहली बार हो रहा है, क्योंकि इससे पहले बिल्कुल, और सभी सीटों पर बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही है, क्योंकि इससे पहले बीजेपी 13 सीटों पर चुनाव कभी नहीं लड़ी थी। बिल्कुल बेशक। देखिए इसीलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए पंजाब महत्वपूर्ण होता है। और देखिए 2-3 राज्यों का जो अभी 8वीं लिस्ट में नामों का ऐलान हुआ है, जिन 2 और 3 बंगाल और उड़ीसा से, और 8-9 नामों का पंजाब से। ये तीनों राज्य महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि बंगाल में ज्यादा अस्तित्व भारतीय जनता पार्टी का नहीं था, लेकिन 2014 के बाद से मेहनत भारतीय जनता पार्टी ने की और 19 में भी बेहतर नतीजे आए थे, और इस बार भी बीजेपी कोशिश कर रही है। पंजाब में कभी भी भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पे चुनाव लड़ी और इस बार अकेले दम पे लड़ रही है और बड़े चेहरों के साथ चुनाव लड़ रही है। उसी तरह उड़ीसा में समीकरण ये बनते नजर आ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी और बीजेडी अलायंस में आएगी, और वो अलायंस में नहीं आ पाई और किसी कारणवश दोनों में तालमेल नहीं बना सीटों की शेयरिंग को लेकर। लेकिन अब जिस तरह से पार्टी तमाम उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करी, तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी तीनों राज्यों में बेहतर प्रदर्शन करना चाहती है और जो 400 का आंकड़ा एनडीए का है वो पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। दूसरी तरफ लेकिन अगर पश्चिम बंगाल की अगर बीरभूम सीट की बात कर ली जाए पंकज, तो यहां पे अगर 2019 का परफॉर्मेंस बीजेपी के देखें तो तकरीबन 1 लाख वोटों से बीजेपी के उम्मीदवार उस चुनाव में हार गए थे। लेकिन इस बार वहां से देवाशीष धार, जो कि आईपीएस रह चुके हैं, उनको टिकट दिया गया है। क्या कोशिश है कि जनता के बीच मैसेज देने की कि प्रशासन के एक्सपीरियंस वाले इंसान को फिट करना, खास करके प्रशासन के लॉ एंड ऑर्डर के मामले पर बीजेपी घेरते हुए भी नजर आती है ममता बनर्जी की सरकार को? का स्टडी यही है कि जिन राज्यों में बेहतर प्रदर्शन नहीं हुए हैं उन राज्यों पे मजबूत कैंडिडेट दिए जाए, खासतौर पंजाब हो, बंगाल हो,
वो दोनों राज्य ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा है पिछले कई सालों में। इसलिए जी। भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि वहां पे तमाम सीटों को ज्यादा इनकैश किया जाए। प्रधानमंत्री मोदी का जो नारा है 400 पार एनडीए, उसको फुलफिल करने के लिए इन राज्यों की जरूरत बिल्कुल पड़ेगी। सबसे जी। महत्वपूर्ण पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल में लगातार भारतीय जनता पार्टी मुखर रही है और आवाज उठाती रही है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। हमने अभी हाल ही में देखा है जिस तरह से महिला के साथ बदतमीजी का मामला आया हो, या उसके जी, पहले संदेश तमाम खाली। ईडी पर हमला हुआ, संदेश खाली एग्जैक्टली, जी। इसके पहले ईडी पर हमला संदेश खाली में ही हुआ, तमाम टीएमसी के नेताओं पे आरोप लगा है। इसके अलावा गुंडागर्दी का आरोप लगता है तमाम जी। टीएमसी के नेता। तो कहने के भारतीय जनता पार्टी लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को लेकर लगातार मुखर रही है, हमेशा इलेक्शन कमीशन पे पहुंचती है, तमाम गवर्नर भी इस पे संज्ञान लेते जी। नजर आते हैं। तो ऐसे में ब्यूरोक्रेट्स को मैदान पे उतारना तो जरूर भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रेटेजी एक रहा होगा और करने की कोशिश कर रही होगी कि ऐसे मजबूत कैंडिडेट दिए जाएं जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जी। और जो 400 पार का जो आंकड़ा है उसको पाने के लिए जो मेहनत कर रहे हैं उसमें एक सफलता मिले। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। सारंगपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नेशनल हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसे में घायल युवकों को अस्पताल लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह खुद पहुंचे हैं। सारंगपुर से डॉक्टर ने इंदौर रेफर कर दिया है। सारंगपुर में डॉक्टर से बातचीत कर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इंदौर में भी डॉक्टर से बातचीत की। अच्छे इलाज को लेकर डॉक्टर को निर्देश दिए हैं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने। तो नेशनल हाईवे पर दर्दनाक हादसा हो गया, जिसके बाद घायल मरीज को खुद लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पहुंचे हैं। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे पर हादसा हुआ था, इसके बाद लगातार दिग्विजय सिंह अस्पताल में डॉक्टरों से भी बातचीत कर रहे हैं, मरीज की इलाज के लिए लगातार परिश्रत हैं। तो हादसे में घायल युवक से दिग्विजय सिंह ने मुलाकात भी कर ली है। नेशनल हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, खुद अपनी गाड़ी से पूर्व मुख्यमंत्री लेकर अस्पताल पहुंची और साथ ही डॉक्टरों को निर्देश दिया है कि युवक की ठीक से इलाज हो। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर अलग अलग क्षेत्रों का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी संदर्भ में दिग्विजय सिंह नेशनल हाईवे पर हादसे में घायल युवक को उन्होंने अपनी गाड़ी में जगह दी और उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां घायल युवक का इलाज जारी है और डॉक्टरों से बातचीत भी की, साथ ही उसे इंदौर भी पहुंचाया। वहीं इस खबर पर हमारे संवाददाता सलमान अली फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे साथ। सलमान, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक मरीज को, एक घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया है। जी देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि आज पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बड़ी मानवता दिखाई है और ये एक बड़ी खबर भी है। दिग्विजय सिंह भोपाल से रवाना हुए थे, जो नलखेड़ा मां बंगलामुखी के मंदिर पहुंचने वाले थे। सुबह उनकी यात्रा वहां से शुरू होगी, उससे पहले ही आज तकरीबन 7:30 बजे शाम का समय था और दिग्विजय सिंह वहां से गुजर रहे थे। उसी बीच दो युवकों को एक मारुति ओमनी गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिसमें गंभीर घायल विजेंद्र की हालत काफी नाजुक थी। दिग्विजय सिंह अपने काफिले के साथ वहां रुके और तत्काल कोई देरी किए बगैर ही वो अपनी खुद की गाड़ी में दोनों ही घायल युवकों को लेकर सारंगपुर सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां एक युवक की गंभीर हालत को देखते हुए उसको डॉक्टरों को दिखाया गया। वहां पर मौजूद डॉक्टर अंकित यादव से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बात की, घायलों से बात की और उसको इंदौर रेफर करने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था से इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल भेजा और बॉम्बे हॉस्पिटल में भी दिग्विजय सिंह ने डॉक्टरों से समुचित इलाज की बात की। और साथ ही साथ ये भी बता दूं कि दिग्विजय सिंह जब हॉस्पिटल में थे, घायल जो दो घायल लोग थे, उनका कहना था दिग्विजय सिंह नहीं, ये संत है। इतने अंधेरे में और इतने जंगल में जब हम एक जो उसमें बात कर रहा था, उस युवक ने कहा इतने घने जंगल में हम पड़े थे, हाईवे किनारे पड़े थे, अगर दिग्विजय सिंह वहां से नहीं गुजरते शायद हम बच नहीं पाते। और उनके परिवार के लोग भी जो है दिग्विजय सिंह को इस बात को लेकर धन्यवाद देते रहे। एक तो लोकसभा के प्रत्याशी भी हैं राजगढ़ से दिग्विजय सिंह को, बड़ा चुनावी मौसम में उन्हें बड़ी मानवता दिखाई है, तो लोग इसकी काफी सराहना कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने स्वयं मीडिया से कहा कि इस बात को लेकर मैं ये नहीं कि मीडिया में कुछ कहूं, लेकिन ये तो मेरा धर्म था, मेरा कर्म था, हर व्यक्ति को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सलमान हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। दिल्ली के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता कैलाश गहलोत शराब घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए ईडी के सामने आज पेश हुए।
कैलाश गहलोत को सुबह करीब 11:30 बजे दिल्ली स्थित ईडी ऑफिस में प्रवेश करते हुए देखा गया था। कैलाश गहलोत ने ईडी ऑफिस से निकलकर कहा कि मुझे सुबह 11:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक पूछताछ हुई। ये करीब 5 घंटे तक चली। उन्होंने यह भी कहा कि मुझसे जो भी सवाल पूछे गए मैंने उन सभी का जवाब दिया। विजय नायर को लेकर कैलाश ने कहा कि यह सच है कि सिविल लाइन बंगला मेरे नाम पर आवंटित किया गया था, लेकिन मुझे विजय नायर के रुकने की जानकारी नहीं थी, जिसकी सूचना मैंने ईडी को दे दी है। मैंने यही बयान सीबीआई को भी दिया था जब मुझे बुलाया गया। उन्होंने यह भी कहा कि मैं अपने परिवार के साथ अपने निजी घर में रहता हूं, जो कि वसंत कुंज में है। कैलाश गहलोत ने कहा कि उन्हें आज दूसरा समन मिला था। वह बजट सत्र के कारण पहले समन के दौरान पेश नहीं हुए थे। तो आज दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत आज ईडी के सामने पेश हुए। आपको बता दें कि ये दूसरे समन पर आज वह पेश हुए थे। पहला समन कैलाश गहलोत को तब दिया गया था जब दिल्ली में बजट सत्र चल रहा था। आज 5 घंटे तक उनसे पूछताछ की गई। इस दौरान विजय नायर के उनके बंगले पर रहने को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अप्रैल को नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के रुद्रपुर में जनसभा करेंगे। पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने पीएम के जनसभा तय होने की पुष्टि की है। बीजेपी ने पीएम मोदी की जनसभा को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री 2 अप्रैल को 12 बजे रुद्रपुर में जनसभा करेंगे, फिर उसी दिन जयपुर ग्रामीण में जनसभा करेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की जनसभाएं भी तय हो गई है। वह 3 अप्रैल को पिथौरागढ़ और विकासनगर में जनसभा करेंगे। तो लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रचार प्रसार अभियान उत्तराखंड में भी देखने को मिलेगा। 2 अप्रैल को प्रधानमंत्री नैनीताल में और कई अलग अलग जगहों पर जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही जेपी नड्डा 3 अप्रैल को उत्तराखंड पहुंचेंगे। उत्तराखंड के विकासनगर में जाकर उनकी जनसभा होगी। उत्तराखंड की 5 सीटों पर बीजेपी की कोशिश है कि 2019 के परिणाम को दोहराया जाए। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, जनसभा कहाँ पर होगी, कितने बजे जनसभा होगी, क्या उम्मीद की जा रही है, कितनी व्यवस्था वहाँ पर होगी और क्या व्यवस्था है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2 अप्रैल को उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं और रुद्रपुर में अजय भट्ट जी जो हमारे नैनीताल के प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में 2 अप्रैल को 11 बजे एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। उनकी जनसभा की तैयारी के लिए हमारे प्रदेश की टीम तैयारी में लगी हुई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला किया। रावत ने विपक्षी दलों पर सत्ता के अत्याचार बढ़ाने के आरोप लगाए। उन्होंने सीबीआई, ईडी और एनआईए जैसे संस्थाओं के गलत इस्तेमाल की भी बात कही। उन्होंने आगे कहा कि एक तरफ सत्तारूढ़ दल ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर कूड़े लूट करके अपने खजाने भर लिए, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के पास जो भी चंदा मिला उसके खाते सीज कर दिए गए और उन्हें इनकम टैक्स के नोटिस दिए जा रहे हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए अपना जेब भरा गया है। विपक्षी दलों के ऊपर सत्ता का अत्याचार बढ़ रहा है। उनके ऊपर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, एनआईए आदि के घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं उनको रौंदने के लिए। जितना कांग्रेस को बिल्कुल पंग बनाने के लिए उसके खाते सीज किए जा रहे हैं, उन पर इनकम टैक्स की रिकवरी के बड़े बड़े दावे ठोके जा रहे हैं। वो सबसे लोग ये समझ गए हैं कि जो विपक्ष कह रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है। अब जो लोग तानाशाह हो जाते हैं उनको दूसरे लोग बौने नजर आते हैं, लेकिन ये जनता है, ये तय करेगी कि कौन क्या है और 4 तारीख को पता लग जाएगा कि किसके पक्ष में जो है रिजल्ट आया है। वहीं हल्द्वानी में राजनीतिक दल के बिना अनुमति के कॉल सेंटर चलाए जाने का मामला सामने आया है। इसको लेकर कांग्रेस नेता ने शिकायत की थी, जिसके बाद सहायक रिटर्निंग अधिकारी ने मामले की जांच की और संबंधित पार्टी को नोटिस जारी करते हुए 48 घंटे के भीतर पार्टी के पदाधिकारी को अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं।
इसे लेकर सहायक रिटर्निंग अधिकारी हल्द्वानी एपी वाजपेयी का कहना है कि ऑब्जर्वर के माध्यम से शिकायत की गई। कार्रवाई करते हुए बताया गया है कि एक पार्टी विशेष का कॉल सेंटर चलाया जा रहा है, जिसको लेकर निर्वाचन विभाग की टीम ने जांच करते हुए नोटिस जारी किया और 48 घंटे में जवाब मांगा है। हमें एक शिकायत प्राप्त हुई है और माननीय सामान्य प्रेक्षक महोदय के माध्यम से भी उसमें हमें शिकायत की कॉपी मिली थी। उसमें ये कहा गया है कि नैनीताल रोड पे एक पार्टी विशेष द्वारा एक कॉल सेंटर के रूप में संचालन किया जा रहा है और वहाँ से कॉल्स की जा रही हैं और वो आचार संहिता की परिधि में आता है। तो उसी के दृष्टिगत संबंधित पार्टी के पदाधिकारी को 48 घंटे के अंदर अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने के लिए नोटिस इश्यू किया। वहीं आदिवासी समाज ने मोर्चा खोल दिया है। जातिगत गाली गलौज देने वाले डिप्टी रेंजर के ऊपर कार्रवाई नहीं होने से लोरमी एसडीएम कार्यालय का घेराव किया गया। साथ ही 10 दिन के अंदर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो लोकसभा चुनाव बहिष्कार करने के साथ आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। दरअसल डिप्टी रेंजर प्रबल दुबे ने जेसीबी से 7 मार्च को अवैध मुरम उत्खनन कराया जा रहा था, जिसे बंद कराने के दौरान विवाद हुआ था, जहां डिप्टी रेंजर के ऊपर अपने शासकीय निवास कार्य डोगरी में बुलाकर स्टाफ के सामने जाति सूचक गाली गलौज करते हुए जान से मारने की कोशिश की गई थी, जिसको लेकर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं लोरमी एसडीएम गिरधारी लाल यादव ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक अजाक का मामला है, अधिकारियों को अवगत कराया गया, जिसमें जल्दी कार्रवाई करने की बात कही गई है। हालांकि आगे देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इसमें क्या कार्रवाई करती है। क्षेत्र में एक हमारे जो फागूराम कर्मचारी वन विभाग का और डिप्टी रेंजर प्रबल दुबे हैं, इनके बीच लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसमें डिप्टी रेंजर के द्वारा जातिगत गाली गलौज किया गया था और तब्बल से उनको आहत भी किया गया था। तो उसके संबंध में फागूराम जी द्वारा खुड़िया चौकी में कार्यवाही के लिए आवेदन दिया गया था, जिसको किसी के दबाव के चलते उसको भगा दिया गया था। तो फागूराम के द्वारा जांच थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया गया है, जिसका अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ है। और उल्टा कल खुड़िया चौकी प्रभारी के द्वारा इनको बयान के बहाने बुला करके 151 धारा लगा करके यहाँ चालान प्रस्तुत किया गया था। जब समाज को इस बात की जानकारी हुई तो समाज के द्वारा उसको जमानत में रिहा कराया गया है और उसी जो इसके विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए उसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं हुआ है, इसलिए आज पूरे समाज के द्वारा ये ज्ञापन दिया गया है। उनके द्वारा 2 मांगे रखी गई है। एक ये कि जो पूर्व में प्रबल एक डिप्टी रेंजर है छुरिया रेंज में, उनके प्रबल दुबे, उनके खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट की शिकायत आजाद थाना मुंगेली में की गई है। तो उसमें अभी कार्रवाई नहीं हुई है, ऐसा उनका कहना है और उसमें त्वरित गति से कार्रवाई कर एट्रोसिटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराएं और नियमानुसार जो कार्रवाई है तत्काल करें। वहीं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव लोकसभा सीट पर बीजेपी का दबदबा आज भी कायम है। इस सीट से पिछले 5 चुनावों में लगातार बीजेपी को जीत मिली है। बता दें अब तक 15 चुनाव हुए हैं, जिसमें बीजेपी 7 बार जीती है, वहीं कांग्रेस को 5 बार जीत मिली है। 1984 से लेकर 2019 तक की राजनांदगांव लोकसभा सीट से जीत हार की रेस में कौन किस पर पड़ा है भारी, हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। देश में पिछले 1 दशक से केंद्र की सत्ता में काबिज भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव लोकसभा सीट में दबदबा देखने को मिला है। भाजपा को राजनांदगांव सीट में भी अपनी पैठ बनाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। 1984 में पहले आम चुनाव में भाजपा यहां से शिव कुमार शास्त्री को मैदान में उतारा था। इस चुनाव में महज उन्हें 9.67 यानी 32,465 वोट ही हासिल हुए थे और वे चौथे पायदान पर रहे। लेकिन इस चुनाव के बाद से ही लगातार भाजपा अपने मतों के प्रदर्शन में सुधार किया है। यही कारण रहा कि इसके 5 साल बाद 1989 में लोकसभा की आम चुनाव में भाजपा ने पहली दफा इस सीट से जीत हासिल की थी। इस चुनाव में भाजपा ने धर्मपाल गुप्ता को मैदान में उतारा था, जिन्होंने 2,49,389 मत हासिल करते हुए कांग्रेस के दिग्गज नेता शिवेंद्र बहादुर सिंह को शिकस्त दिए थे। इसके बाद तीसरे चुनाव में भाजपा ने 1955 में फिर से धर्मपाल गुप्ता को मैदान में उतारा, लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस के शिवेंद्र बहादुर सिंह से हार गए थे। हालांकि चुनाव में भी भाजपा दूसरे पायदान पर रही। इसके बाद 1996 में भाजपा ने अशोक वर्मा को टिकट दी, जिन्होंने कांग्रेस के शिवेंद्र बहादुर सिंह को हराया था।
देश में पिछले एक दशक से केंद्र की सत्ता में काबिज भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव लोकसभा सीट में दबदबा देखने को मिला है। 4 दशक पहले 1984 में पहली दफा राजनांदगांव लोकसभा सीट से अपने प्रत्याशी उतारने वाली भाजपा अब इस सीट से सर्वाधिक चुनाव जीतने वाली पार्टी बनी है। दुर्ग से अलग होने के बाद 1962 से अब तक राजनांदगांव लोकसभा सीट में हुए 15 चुनावों में भाजपा ने 7 बार जीत हासिल की है, तो वहीं कांग्रेस सिर्फ 5 चुनाव ही जीत पाई है। 1998 में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा ने फिर से अशोक वर्मा को मौका दिया, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी एवं मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम रहे मोतीलाल वोरा से चुनाव हार गए थे। इस चुनाव के बाद अब तक हुए सभी 1999, 2004, 2009, 2014 एवं 2019 लोकसभा के आम चुनाव में भाजपा ने जीत हासिल की। हालांकि 2007 में उपचुनाव में कांग्रेस ने यह सीट बाजी मार ली थी। बात करें अगर प्रत्याशी दोहराने की बात, तो 1984 से लेकर भले ही 7 लोकसभा चुनाव में इस सीट से जीत हासिल कर चुकी भाजपा केवल 3 बार ही अपना प्रत्याशी दोहराई है। इसमें भी बीते दोनों अवसर पर प्रत्याशी का दोबारा मौका देने पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है। भाजपा से 1984 में धर्मपाल गुप्ता जीते थे, वहीं 1989 में हार गए। इसके बाद 1996 में अशोक शर्मा जीते और 1998 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अब 2019 में जीतने वाले संतोष पांडे को भाजपा ने फिर से मैदान में उतारा है। सबसे बड़ी बात कि राजनांदगांव सीट में सर्वाधिक अंतर से अभिषेक जीते थे। भाजपा के राजनांदगांव सीट से अब तक 7 सांसद बन चुके हैं। इसमें धर्मपाल गुप्ता, अशोक वर्मा, डॉक्टर रमन सिंह, प्रदीप गांधी, मधुसूदन यादव, अभिषेक सिंह और संतोष पांडे का नाम शामिल है। लेकिन इन सब में अभिषेक सिंह ने सबसे बड़ी जीत हासिल की थी। उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश्वर वर्मा को 2,35,911 मतों के अंतर से पराजित किया था। वहीं दूसरी जीत मधुसूदन यादव के नाम है, जिन्होंने 2009 में चुनाव 1,19,074 के अंतर से कांग्रेस प्रत्याशी रहे देवव्रत सिंह को हराया था। टीवी 27 न्यूज डेस्क से अरुण गुप्ता की रिपोर्ट। वहीं पौड़ी जिले में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से चप्पे चप्पे पर मुस्तैद एसएसटी और एफएसटी ने मिलकर 4,33,000 का नगद कैश और 60 लीटर अवैध शराब बरामद किया है। शराब और धनबल के प्रयोग से चुनाव को प्रभावित करने वाले लोगों पर पैनी नजर रखी जा रही है। ऐसे में हाईवे और बॉर्डर एरिया में चेकिंग अभियान जारी है, जहां 21 एसएसटी और 21 एफएसटी मुस्तैद हैं। एसएसपी पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने कहा कि चुनाव नजदीक है, ऐसे में टीम को चेकिंग अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। जब से आचार संहिता लगी है उसके उपरांत जो हमारे ईसीआई के नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने 21 हमारी एसएसटी हैं और 21 ही हमारी एफएसटीज़ हैं जो कि यहाँ पे हमारी काम कर रही हैं। ये 24/7 ये टीम हमारी काम कर रही हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने 4,33,000 का अवैध कैश बरामद किया है और साथ ही साथ लगभग 60 लीटर्स की लीगल लिकर हम लोगों ने सीज़ की है और साथ ही साथ कुछ एनडीपीएस एक्ट में भी हमने 4 एफआईआर पंजीकृत किए हैं। चूँकि ये कार्रवाई हमारी प्रचलित है और हम लोग बहुत फोकस्ड हैं और आगे भी ये कार्रवाई हम लोग करते रहेंगे। और केरल राज्य के कोलम जिले के करुणा नागपल्ली में 3,000 मछुआरों के परिवार और उनके संगठन के सहयोग से प्राचीन काली माता मंदिर के नवीन मंदिर का निर्माण किया गया, जहां प्राचीन काली माता मंदिर लगभग 50 करोड़ की लागत से नवनिर्मित हुआ। वहीं मंदिर में कृष्णशिला, सांगवान की लकड़ी और छत पर तांबा लगाया गया है। मंदिर को केरल के वास्तु और परंपरागत नक्शे के आधार पर बनाया गया। वहीं मंदिर में काली माता के अलावा अन्य देवी देवता भी विराजमान है। नवनिर्मित मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर पूज्य गुरुदेव निरंजन पीठाधीश्वर श्री 1008 आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशचंद गिरिजी महाराज के मुख्य अध्यक्षता में काली माता का पूरे विधि विधान से पूजन किया गया। मंदिर में विराजमान भगवान के पूजन के एक एक करके शास्त्रोक्त विधि के साथ पूज्य गुरु जी का षोडशोपचार पूजन किया गया। मंदिर प्रबंधन और सभी मछुआरों के परिवारजनों ने पूज्य गुरु जी से आशीर्वाद भी लिया। नवनिर्मित मंदिर की लागत 50 करोड़ रुपए है। आपको बता दें, केरल में 3,000 मछुआरों के परिवार ने मंदिर का निर्माण कराया है और महाराज कैलाशचंद गिरी जी की अध्यक्षता में काली माता का पूरे विधि विधान से पूजन किया गया है। मंदिर में विराजमान भगवान के पूजन की एक एक करके शास्त्रोक्त विधि के साथ पूज्य गुरु जी का षोडशोपचार पूजन किया गया। मंदिर प्रबंधन और सभी मछुआरों के परिवारजनों ने गुरुजी से आशीर्वाद भी लिया है। मंदिर की लागत 50 करोड़ बताई जा रही है। 50 करोड़ की लागत से इस मंदिर का निर्माण कराया गया है।
स्वामी कैलाशनंद गिरी जी महाराज खुद मौजूद रहे हैं और ये तस्वीरें उसी मंदिर की है, मंदिर परिसर के अंदर की तस्वीरें हैं जहां आज मंदिर का उद्घाटन हुआ है। नवनिर्मित मंदिर की लागत 50 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV27 न्यूज।